नमस्कार साथियों। आज ध्वनि जेयू 91.2 एफएम में हमारे साथ कानून के माहिर रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता साहब जुड़े हैं, जो कि फॉर्मर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रहे हैं। और आज इस चर्चा के दौरान हम एक अहम विषय के साथ जुड़े हैं इनके साथ, जो कि आम जनमानस के साथ साथ एडवोकेट्स को, जजेस को, वो विद्यार्थियों को और साथ साथ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंदर जो लोग आते हैं उनको भी रिलेट करता है और उनके लिए भी एक अच्छी डिस्कशन रहने वाली है। इस डिस्कशन के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि गुप्ता साहब जितने भी पैरामीटर्स हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर, क्या प्रैक्टिस है, क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से कानून जो है इसके लिए हमारे सामने आया और इसमें क्या क्या तब्दीलियां आई और कैसे आम जनमानस जो है सर इससे लाभान्वित हो सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। और इसलिए मैं आपके साथ आज सबसे पहले तो वेलकम करूंगा आपका हमारे शो पे, और उसके साथ साथ ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये वाकया है क्या और इसके क्या क्या फायदे जो है हमें। थोड़ा पीछे जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे कि ये एक्ट क्यों लाना पड़ा, क्या जरूरत थी। आपको याद होगा कि ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसका अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा बड़ा स्ट्रांग है और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें कोई तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी है। तो फंडामेंटल राइट्स अब मैं बिल्कुल चार्ट कर दूंगा इसको। आर्टिकल 19 जो है, जो इसका, तो उसके बारे में राइट टू इन्फो उसमें ही है कि आपको बोलने का अधिकार है। तो बोलने के अधिकार के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई स्पीच करना है, मतलब आपने बात करनी है किसी टॉपिक पे, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? ये इसका ओरिजिन, जैसे हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, तो उसमें राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का केस, उससे ही राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन जो पहले राइट टू इंफॉर्मेशन आया 2005 से पहले, वो कोई टुथलेस था। तो नेचुरली बड़ा मुश्किल है और बड़ा स्ट्रगल किया है जो इस एक्ट को बनाने के लिए लोगों ने, जो विसल ब्लोअर्स थे, जो एक्टिविस्ट थे, आरटीएस एक्टिविस्ट थे, जो आपको देख, वो आप सोशल वर्कर्स हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दूसरे राइट्स के लिए लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोर्ट्स में करते हैं। तो आस्ता आस्ता सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट होती है, लॉ अवॉल्व होता है, और लॉ अवॉल्व होने के बाद तो फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई भी हो, उसको अधिकार देने पड़ते हैं अपने लोगों को। और ये बहुत, ये जो एक्ट है, मैंने इसको पूरा स्टडी किया है। तो ये इसका मेन, जो मैंने जैसे बता दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन मेन है। इंफॉर्मेशन क्या है? हर एक अधिकार है इंफॉर्मेशन का। तो इंफॉर्मेशन होने से, और आपको पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम और खासकर जो पब्लिक अथॉरिटीज वर्क करती है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, एक्सेप्ट मास वाइज सर्टन कुछ चीजें हैं जिसमें हम भी नहीं कहेंगे और कोई भी नहीं कहेगा कि सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, ज्यूरिटी, हमारी सीक्रेट, आपको पता ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता था हमारा, उसमें इंफॉर्मेशन, लेकिन वो एक वाइड सा था कि किस में नहीं देना है और आपको एक्सप्लेन नहीं करना था कि हमने क्यों नहीं देना है। लेकिन अब क्या है, अब हमें स्पीकिंग ऑर्डर करना पड़ेगा आपको कि हमें ये इंफॉर्मेशन कैसे, क्यों विदहेल्ड करनी है, क्यों विदहोल्ड करनी है। द पब्लिक जो पीआईओ होगा, उसको रीजन असाइन करने पड़ेंगे कि ये कारण है। और कई बार क्या होती है, इंफॉर्मेशन डबल है, उसमें सिवियरिटी हो जाती है, सिवियर करके तो जो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं देंगे। और जहां पे एक बात है, जहां पे करप्शन की बात आएगी कहीं, वहां पे अवॉइड नहीं, कहा करप्ट प्रैक्टिस की एलिगेशन, तो वहां ये नहीं कह सकते कि भाई आप ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर कोई एक, तो उसमें ये है कि इंफॉर्मेशन और लोगों को, और गवर्नमेंट की एक ऑब्लिगेशन दे दी है इस एक्ट, सेक्शन 4 है। जो सेक्शन 4 क्या कहती है कि पब्लिक डोमेन में डालना है, किसने? पब्लिक अथॉरिटीज।
कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपने देखा, आप जाओ, ये जो हमारे रूरल डेवलपमेंट्स हैं, अर्बन डेवलपमेंट्स है, इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन इनके पोर्टल पे होती है कि कितना पैसा आया, कितनी डेवलपमेंट। और ये चीजें आप अगर फिजिकल देखना चाहेंगे, किसी गांव के बाद जाए तो ब्लॉक वालों ने, जो ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूरल डेवलपमेंट, कि इतना पैसा आया, ये हमारा प्रोजेक्ट, हर एक का, और यू विल फाइंड। और इसका क्या है, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर किया है। इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन की आप डेफिनेशन पे फर्स्ट आप पूछोगे इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन जो है, ये एक इंफॉर्मेशन में क्या आता है, कोई भी रिकॉर्ड लेना है, कोई डॉक्यूमेंट लेना है, मीमोज लेना है, ईमेल किया है कोई आपने, ये ओपिनियन है, प्रेस रिलीज कोई हुई है, ये सर्कुलर है, ऑर्डर है, लॉग बुक्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो आपने किसी बॉक्स कोई अलॉट हुआ, कोई डेवलपमेंट वर्क है, तो किसी किस्म का भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आप लॉग बुक तक ले सकते हो, सैंपल्स उठा सकते हो। समझो जो आपने मटेरियल लिया है उसका कई सैंपल उठा के, सब कोई वैसे नहीं है। तो कई बार क्या होता है, एक और इसमें मजेदार बात है, कुछ प्राइवेट डायरेक्ट एक्ट जो है, आरटी एक्ट, प्राइवेट अथॉरिटी को नहीं लगे, जी जी। लेकिन उसकी वर्किंग कौन रेगुलेट करता है? जैसे आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, तो इसको डायरेक्टर हमारे एजुकेशन है, जेके बोस है, बोर्ड वगैरह। बोस है, हमारा जो कमिश्नर सेक्रेटरी, Yes. प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन प्राइवेट अथॉरिटी से भी ले सकता है। जैसे आपकी कंपनीज है, जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में चाहिए, जो आरटी एक्ट में चाहिए, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये भी इसमें कम। यहाँ मैं एक समझने की कोशिश करूंगा, जैसे आपने कहा कि एक प्राइवेट अथॉरिटी है बट वो पब्लिक अथॉरिटी के अंतर जो है काम करती है, बिल्कुल, तो वहां से भी इंफॉर्मेशन सीख की जा सकती है, बिल्कुल। ली जा सकती है। तो इसके साथ साथ इस एक्ट को देखें तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन भी आता है, तो वो क्या हाँ, एक ही चीज है या इनमें अंतर नहीं, है? उसमें अलग है। जी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन क्या है कि एक आपका एम्प्लॉय है पब्लिक अथॉरिटी में, बहुत वो आपका उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, कई बार मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, जहां किसी और किस्म का कोई उनका अपना फैमिली, तो उसमें एक देखना है आपने, राइट टू प्राइवेसी, वो भी एक है कि अगर पर्सनल रिकॉर्ड, ये वर्कआउट करना पड़ेगा किसको, पीआईओ। और उसमें क्या सेक्शन 11 डील करते हैं, जो आप कह रहे हो सेक्शन 11, उसमें क्या है, उसको नोटिस देना है, किसने, पीआईओ ने इन्फॉर्म करना है कि ऐसे इंफॉर्मेशन आई है तेरे, उसको नोटिस 5 डेज का नोटिस होता है, फिर उसको मौका दिया जाता है, वो उसको उसको भी सुना जाता है कि भाई आप, फिर अगर फॉर एग्जाम्पल पीआईओ दे देता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आपको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है हर पब्लिक अथॉरिटी ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसने अपने पब्लिक पीआईओ, कई जगह पे एपी पीआईओ भी हैं, जी हाँ, असिस्टेंट जी जी। पब्लिक, जहां पे काम ज्यादा है जिस डिपार्टमेंट में, वहां पे अपॉइंट किया। तो वो इंफॉर्मेशन अगर फॉर एग्जाम्पल उसने दे दी, तो राइट ऑफ अपील है किसके पास, जो आपने बात की, थर्ड पार्टी के पास भी। अच्छा। मतलब ये पूरा ये एक्ट है, पूरा इसको टाइट, मतलब वो वाली, मतलब लूप होल बहुत कम है। जैसे आपने यहाँ राइट टू अपील की बात की, लेकिन ये बार सुनने में भी आता है और देखने में भी आता है कि जैसे आपने पहले इंफॉर्मेशन की बात की और आपने कहा एक बड़ी ही ब्रॉड डेफिनेशन जो है, हाँ, एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन हमारे सामने है, और किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है, जो हमें रिक्वायर्ड है, हम आपसे मांग सकते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग आवेदन के बाद भी, एप्लीकेशन के बाद भी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं, नहीं दिनों ऐसी तक, कोई बात नहीं, महीनों तक मिलती नहीं नहीं नहीं। ऐसी कोई तो बात नहीं उस अभी। केस में क्या उनके पास और कोई सोल्यूशन है कि पीआईओ से ऊपर भी कोई अथॉरिटी है, हाँ, वहां जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ये हमारे प्रोविजन हैं इसके, अच्छा। मतलब ये सेल्फ कंटेन्ड प्रोविजन हैं। आप आ जाओ आगे, आप जो आपने कही 30 डेज का टाइम दिया, आपको सिंपल एक पोस्टल ऑर्डर लगाना है। तो कल चर्चा मैंने सुनी, हम इस पर सर्च भी करते रहते हैं इस आरटीआई एक्ट में, तो चर्चा चल रही कि ऐसा कि जो हम 10 रुपीज का पोस्ट ऑर्डर लगाते हैं, पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन सीख करते हैं पीआईओ से, पब्लिक अथॉरिटी से, जिससे भी, तो उसका कहते हैं कि वो पोस्टल ऑर्डर बनाने में, उसका वो करने में काफी खर्चा आता है पोस्ट डिपार्टमेंट का। तो वो चलो वो अलग इशू है। तो विद इन 30 डेज इंफॉर्मेशन देनी है किसको,
जो ये PIO है, जहाँ सेंट्रल है, स्टेट का है, जहाँ की इंफॉर्मेशन कंसर्न डिपार्टमेंट की है। उसके बाद क्या है, अगर डिले करेगा, जैसे आपकी बात है, तो राइट टू अपील अक्रू हो जाता है। इतना तक प्रोविजन है कि फॉर एग्जाम्पल आपको हमने लेटर एड्रेस कर दिया, रिक्वेस्ट एड्रेस कर दी जो PIO है हमारी इंफॉर्मेशन के बता, तो वो ये नहीं वापस करेगा कि आई हैव नो जुरिस्डिक्शन। जैसे आपने देखा पुलिस वाले, आप तो प्रोफेसर हो, आप लॉ के प्रोफेसर हो, तो आप तो सारा जानते हो कि पहले वो क्या करते थे, एक फुटबॉल की तरह एक पुलिस स्टेशन में हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, जैसे FIR लगाने जाओ, कोई भी काम आप देखते थे। अभी क्या है, अगर PIO की उसके पास नहीं है, तो ही इज सपोज टू सेंड टू द कंसर्न PIO, उसको वो आगे कर देगा और इन्फॉर्म करेगा अंडर इंटीमेशन टू। ये भी एक ओब्लिगेशन बनती है बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी की सहूलियत के लिए, आप ये कहना सहूलियत के लिए, मतलब टोटली कंटेन्ड प्रोविजन है। और इतना मतलब नाउ टीथ फुल्ली टीथ जो इसका टीथ है ना, फुल है वो भी, मतलब 32 के 32 हैं इस एक्ट में। हाँ, लेकिन इसमें बड़ा स्ट्रगल हुआ, जैसे मैंने आपको कहा, जो बेसिल और वनरेबल होते हैं RTA, क्योंकि कईयों के इंटरेस्ट जो नेक्सिस था, हम क्या बोलेंगे कि किस किस का नेक्सिस था सभी को पता है, उसको ब्रेक करने के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए एक्ट आया। जे गुड गवर्नेंस के पास है। इस एक्ट के आगे एक एक्ट और लाया गवर्नमेंट ने, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। जी हाँ, आपने सुना, चीफ सेक्रेटरी रोज आपकी ऐप आती है, जब आप गाड़ी चलाओ तो आपका जो आज चैनल आप तो उसमें सीधा आ जाता है कि भाई आप कहते हो, क्या कहते हैं वो, मोबाइल दोस्त। जी जी, मोबाइल दोस्त, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन आप उस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के नीचे और RTI एक्ट के नीचे ही आगे वो उसका ही एक फर्दर है गुड गवर्नेंस के लिए। अगर इंफॉर्मेशन एक आदमी को मिल गई, तो अब तो और क्या चाहिए अंदर की जो भी है, तो वो गवर्नमेंट। हाँ, एक और आगे बात आई कि जो नोटो नाटी आती थी, जो फाइल नोटिंग होती थी, जैसे सेक्रेटरीट में है, किसी भी ऑफिस में, तो नोट करने वाला भी सोबर सोचेगा कि इसकी कॉपी मेरी ले सकता है RTI एक्टिविस्ट, या जो भी अग्रीड है, जहां कंप्लेनेंट है, इसमें कोई नहीं बताना है पर्पस फॉर विच द इंफॉर्मेशन इज बीइंग sought बाय द एप्लीकेंट। कोई नहीं, नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। सिंपल एप्लीकेशन देनी है विद सपोर्टेड विद 10 रुपीज और बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, जहां पर्सनल भी दे सकते हो और इनका पार्टल भी, जो फाइलिंग भी हो सकती है एप्लीकेशन, इसमें कोई वो वाली बात नहीं। तो अपील का क्या है, आपने एक PIO है, उसके ऊपर एक जो उसका सुपीरियर ऑफिसर होगा, ऑब्वियसली वो आएगा एप्लेट अथॉरिटी, फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी जनरली डिपार्टमेंट में ही उनका सुपीरियर ऑफिसर होगा। तो ये कहा जाता है कि यार जो वो करेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जनरली ये लोग कहते हैं, राइट, जो एक्टिविस्ट कहते हैं RTI। तो उसके ऊपर क्या सेकंड अपील है, वो उसका प्रक्रिया उसको पॉइंट करने के लिए CI, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, CIC उसकी, और CIC भी है हमारे पास, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हमारे जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी तो यहाँ पे नहीं है, तो हमें CIC ही। पहले जब हमारा एक्ट कौन सा था जम्मू कश्मीर में, 2009 का, तो उस वक्त सारा प्रक्रिया यहाँ पे होती थी। तो हाँ, हमें 4 साल लग गए अपना एक्ट बनाने में जम्मू कश्मीर में। चलो अभी जो 2005 का है वही ऑपरेट हमें उसके। तो देखिए, आपने ठीक कहा कि ये जो एक्ट है ये सुशासन की ओर एक कदम है, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस की बात की आपने, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की बात की, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की, डिसीजन मेकिंग की बात भी अगर हम कहेंगे, क्योंकि एक सोशल ऑडिटिंग भी हो जाती है, सोशल ऑडिटिंग डिसीजन मेकिंग के साथ भी जोड़ेंगे। और आपने कहा कि बहुत से कानून इसके साथ लाए गए, जैसे आपने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की बात की, मैं विसल ब्लोअर एक्ट की बात भी करूंगा। उसके साथ साथ आप करप्शन के आधारों को देखें, अगर जम्मू कश्मीर की बात भी करें, वो आज की डेट में एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। CVC की बात करेंगे आप, तो बहुत से ऐसे लॉज जो कि करप्शन को रोकने के लिए, एंटी ग्राफ्ट एजेंसीज जो ये भी एक RTI जो एक्ट है, ये भी करप्शन को रोकने के लिए, गुड गवर्नेंस की बात जो आपने की,
सो जो प्रधानमंत्री का सपना है कि गुड गवर्नेंस जो है, सुशासन जो है, जो मॉल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिस गवर्नेंस है, इसको हमने खत्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आप देखते रहते हो दिन अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यस हैं यस जो हर वक्त कहते हैं कि मुझे इसको ये जो करप्शन है, करप्शन मुक्त करना है। तो जैसे आपने कहा, और जैसे हम ये समझते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जैसे जो भी हमारे जो फंक्शनरीज हैं, पब्लिक फंक्शनरीज, वो भी बार बार इसको एम्फसाइज करते हैं, इस एक्ट को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करिए। बिल्कुल तो कमी कहाँ रहती है? जैसे आपने तो बड़ा सिंपली बताया कि एक पेज पे भी लिख के, पोस्टल ऑर्डर के थ्रू, 10 रुपए के थ्रू, और इवन दो ईमेल के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन सीख बिल्कुल कर लेती सकते हूँ। हैं। और CIC में आगे को आपको जो आपने पहले बात की, जी अगर कोई डिले करता है इंफॉर्मेशन में, CIC 250 रुपया पर डे इंफॉर्मेशन डिले में डाल सकता है, पेनल्टी। और एक और इंटरेस्टिंग, जितना आपने कहा कोई डिले करेगा नहीं इंफॉर्मेशन देगा, 30 days प्रिस्क्राइब पीरियड। कुछ केसेस में जहां पे जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह से देना तो फॉरवर्ड करता है, तो 5-10 दिन उसमें है। तो हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है जिसके पास हमारी अपील सेकंड जाती है, सेकंड अपील ऐसे ही CIC के पास जाएगी, तो वो 25,000 तक पेनल्टी भी डालते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, फुली टीथ हैं इसमें एक्ट में। तो दूसरी बात जो आ गई, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बेसिक हमारा है और अधिकार है, और एक तो ऑब्लिगेशन सेक्शन 4 है इसकी, उसके सेक्शन 4 में ये ऑब्लिगेशन है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कि इसको अपने पोर्टल में रखना है, जितनी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। तो आगे आ जाओ, आप पूछोगे कि इसमें कोई सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी है, जहां कोई एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन तो होती है ना, जैसे इंफॉर्मेशन है ऑप्शन सीक्रेट एक्ट का, हमारी केस सॉवरेंटी इंटीग्रिटी, कई हमारे पास जो विजिलेंस रिलेटेड है और रॉ है हमारा जो अब काम करते हैं, कई हमारे सीक्रेट्स हैं, ट्रेड सीक्रेट है, जैसे आप कहोगे ट्रेड सीक्रेट है, कॉपी राइट्स है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये काफी चीजें जो हैं आप ये यू विल फाइंड इसमें आप कर सकते हो इनको। तो ये मैंने जुबानी ही बोल दिया, मैं इसमें ये देखो स्टेट चीफ कमिश्नर, ये हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, थर्ड पार्टी की डेफिनेशन भी इसमें आ गई, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये ऑल सिटीजन को अवेलेबल है, सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है। ओके। ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, मैंने सेक्शन 4 की बात की कि पब्लिक अथॉरिटीज इज सपोज टू पुट देयर ऑल इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन, अपने पोर्टल पे देंगे, जहां जैसे मैंने कहा डिस्प्ले करेंगे, सो मोटो डिस्क्लोजर जिसको हम कहते सो हैं, मोटो डिस्क्लोजर, दिस इज द सो मोटो डिस्क्लोजर, उसका एक मैकेनिज्म करना पड़ेगा, वो हमारे रूल्स भी हैं जी वो भी प्रोवाइड करते हैं, जो इसी एक्ट के नीचे रूल्स बने हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो ये जो पब्लिक अथॉरिटी होगी डेजिग्नेट करेगा, जैसे मैंने कहा पर्टिकुलर, जैसे नोडल ऑफिसर नहीं होता एक डिपार्टमेंट, ऐसे ही PIO होगा हर डिपार्टमेंट में, और अगर ज्यादा हो तो APPO में, APIO मैंने आपको बात किया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। तो रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको इंफॉर्मेशन किसी को लेनी है, इंफॉर्मेशन सीख कर क्या करना है, वही देना है, उसको एक एप्लीकेशन देनी है, ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो उसमें रिक्वेस्ट में 10 पोस्टल ऑर्डर वो रूल्स प्रोवाइड करते हैं, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू ए पब्लिक अथॉरिटी रिक्वेस्टिंग फॉर एन इंफॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाई अनदर पब्लिक अथॉरिटी, जैसे मैंने कहा कि किसी दूसरे के पास है, तो वो तो द सब्जेक्ट विच इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी, द पब्लिक अथॉरिटी टू विच सच एप्लीकेशन मेड shall transfer the application for application or such part it may be approved to the concerned public authority है, और inform the applicant immediately, जैसे मैंने under intimation to the applicant कि मैंने जो आपकी एप्लीकेशन थी मेरे pertain थी, it pertains to some other public authority, तो then तो वो अंडर इंटीमेशन करना है बैक, तो वो 5-10 दिन उसमें कहा कि जितना टाइम वहां पे कंज्यूमर, तो जर्नल पीरियड जो है वो 30 days का ही है। हाँ डिस्पोजल है, जो एप्लीकेशन जो आपने कहा 6 के नीचे है, डिस्पोजल करना विद इन 30 days, जो भी कंसर्न्ड PIO है। तो और दूसरा है अगर वो नहीं, और उसको रीजन रिकॉर्ड करना,
रीजन रिकॉर्ड करने हैं कि भाई ये मैं इंफॉर्मेशन विद हेल्ड क्यों कर रहा हूँ ठीक है। या रिजेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एग्जम्पशन है जो हम उस बात पे आते हैं कि एग्जम्प्ट कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन विद हेल्ड कर सकती है एक पब्लिक अथॉरिटी। ओके, कौन के 8 सेक्शन 8 है, उसमें सब सेक्शन 3 है, बाकी जनरली सभी की देनी है। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रेजुडिशियली अफेक्ट, देखिए क्या है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग contained in this act, there shall be no obligation to give any citizen। ये पब्लिक अथॉरिटी पे कहा है कि उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इस किस्म की इंफॉर्मेशन देने में। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसमें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रेजुडिशियली अफेक्ट द सॉवरेनिटी, जन मैंने पढ़ा, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, आर्मी की लोकेशन कहाँ है, क्या लोकेशन और साइंटिफिक है, जैसे हम कई काम करते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो क्या है, strategic टोपोग्राफी location क्या है, है, जैसे हमने ये वो किए थे न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन करते हैं और भी काम करते हैं, जैसे हमारा अभियान अभी चंद्रयान किया तो ये सीक्रेट ही रहता है, जब हमारा पूरा हो जाता है तब हम उसको सामने लाते हैं जहां भी कोई लाना है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, स्टेट के रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स हैं, फॉरेन स्टेट की इंफॉर्मेशन जो हमसे सिर्फ डाटा शेयर करते हैं उसकी भी वी आर नॉट सपोज टू give it to make it public or otherwise give on the request of the concerned information, the disclosure of which cause a breach of privilege। जैसे आपको पता है आर्टिकल 105 है, प्रिविलेज हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं, पार्लियामेंट को है और स्टेट लाइसेंस, तो कोई उसकी इंफॉर्मेशन मांगेगा तो वो भी कंसर्न्ड जो भी आपका वहां कौन होगा, चेयरमैन होंगे, स्पीकर होगा, चेयरमैन होगा, वो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन ए कॉन्फिडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट के बाद फॉरेन गवर्नमेंट से आती है इंफॉर्मेशन, वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड इंडेंजर लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन और आइडेंटिटी द सोर्स ऑफ आर असेसमेंट। कई इंफॉर्मेशन आप नहीं डिस्क्लोज करते हैं, ऐसे भी आप एविडेंस एक्ट पढ़ो, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है कॉन्फिडेंशियल होती है, जैसे पुलिस का इन्फॉर्मर कौन है, क्लाइंट और आपको याद होगा एडवोकेट का रिलेशन है, जो विलेज कम्युनिकेशन भी है, तो जो मियां बीवी में होता है, तो दे आर नॉट डिस्क्लोज टू। इस किस्म की इंफॉर्मेशन भी उसको भी विदहेल्ड कर सकता है पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम डिस्क्लोजिंग। कैबिनेट पेपर्स हैं, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशन जो हुई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेक्रेटरीज में हुई है, जो provided that decision of council of ministers the reason thereof, देखिए मैंने जो पहले बात की थी, and material on the basis of which decisions were taken shall be made public after the decision has been taken and the matter is complete। कई बार ये भी ये है कि आपको, लेकिन कौन डिसीजन देगा कि ये डिस्क्लोज करने हैं नहीं करने हैं, वो भी एक डिसीजन होगा कि पब्लिक डोमेन में लाना है। और आजकल तो क्या है, पब्लिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये तो अपनी कारकर्दगी दिखाती हैं लोगों को, जी हमने किया, ये किया, हमने जो हमारी योजनाएं थी, जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स थे, तो उसमें वो पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं कुछ। तो ये एक आपको मैं ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन मैंने पहले बता दिया, सिविलिटी के बारे में है, थर्ड पार्टी जो हमने बात की कि जो थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन है उसको राइट ऑफ अपील भी बन गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये जो हमारा ये CIC बना, इसमें क्या है, कौन कौन से इसको बनाते हो, और जो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन है ना, ये बड़ा इसके जो होंगे, इसकी बड़ी हाईली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको कोई ये छोटे, इसका देखिए क्या लिखा है, सेंटर द चीफ इंफॉर्मेशन, और उसके साथ कितने कमिश्नर्स हैं जो उसके साथ करेंगे, 10, ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं ज्यादा नहीं हो सकते, 10, उसके 10 कमिश्नर जो हैं इंफॉर्मेशन के वो इंडिया में होंगे, और हमारे स्टेट में भी ऐसे ही मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। तो चीफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसकी एक सिलेक्ट कमेटी होगी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आप ठीक है आपका बताओ प्रेसिडेंट होगा, रिकमेंडेशन किसकी होगी, कि कमेटी कौन सी होगी, वो होगी प्रेसिडेंट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमीशन
shall be appointed by the president, जैसे presidential on the recommendation of a committee. कमेटी देखो कितनी हाई लेवल है, हाई पावर्ड कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर who shall be the chairperson of the committee, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा का जो है यूनियन कैबिनेट जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। तो ये मतलब सीआईसी की, और आगे देखिए क्वालिफिकेशन भी सीआईसी की दी है, ये भी काफी। तो जो आपने जैसे बताया सर कि सीआईसी है, एक हाई पावर्ड बॉडी है, इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर भी जो है एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, और लोकसभा के स्पीकर को भी, ओपोजिशन के मेंबर को भी इन्वॉल्व करके सभी को मिलके एक अच्छे आदमी को चुनने की कोशिश की जाती है। और साथ साथ आपने इसके अंदर जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट, ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 की बात की, ठीक है, जिसके अंदर आपको लगता है कि भारत की जो संप्रभुता है, खंडता है, उसको खतरा है। सो बड़ी सी चीजें आपने बताई, लेकिन साथ साथ मैं इस विषय पे आना चाहूंगा कि उसके बाद भी आपको लगता है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है आम जनमानस तक क्या पूरी तरीके से पहुंच पाया है? क्या देखिए ये बिल्कुल आपने जो आज आप काम करने जा रहे हो, जो कर रहे हो, यही तो काम है। हाँ, इन पे भी एप्लीकेशंस हैं गवर्नमेंट पे। ये एक आप प्रोटोकॉल देखोगे ना, जब आप अपना डीओपीटी का, तो वहां पे पढ़ो, उन्होंने कोई, मैं सुबह देख रहा था, हम करते रहते हैं ना सर, उन्होंने लेटर लिखे हुए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर आरटीआई एक्ट, ऐसे इंप्लीमेंट करना है, ऐसे करना है, जो आप कह रहे हो। उन्होंने जनरली क्या है, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, एक तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जैसे आप लोग आज यूनिवर्सिटी वाले भी इन्वॉल्व हुए इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन में, तो इसमें क्या है, हर एक जो भी है पढ़ा लिखा आदमी है, जो एक एडवोकेट है, हमारे पास हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, नेल्सा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल अथॉरिटी, तहसील लीगल, इनका भी फर्ज है लोगों में। और जो ये पब्लिक अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट है, इनका काम है लोगों में प्रचार करना और नीचे तक बात पहुंचाने की भाई आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है आपकी बात की, सिर्फ बात एक्ट बन जाते हैं, तो ये किन लोगों के पास ही रहते हैं। अभी भी आप अगर किसी को राइट टू इंफॉर्मेशन लगानी होगी तो ही हैज टू सीक द असिस्टेंस ऑफ एन एडवोकेट। यस यस, जो आप बात कर रहे हो, बिल्कुल आई एग्री। जहां किसी, तो ये इतनी इजी प्रोसेस होना चाहिए, इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन थोड़ा आपको पता है कंट्री साइड में लोग अनपढ़ है, इतनी एजुकेशन नहीं है, तो हमारा काम है प्रचार करना, सेमिनार्स करने, एंड यूज की, और जो राइट टू जो एक्टिविस्ट हैं, विसल ब्लोअर्स हैं, ये काम करते हैं। हाँ, कई बार आपके कहने का मतलब है कि ये कुछ लोग, ये भी आप डिस्कशन का एक मुद्दा बनेगा कि ये कुछ लोग ब्लैकमेल करते हैं और कुछ को हार्डशिप क्रिएट करते हैं पब्लिक अथॉरिटी को, एक इंफॉर्मेशन लेने में बार बार लेते हैं, कोई काम नहीं। ये भी आपने कई बार सुना होगा, ओवरबर्डन भी हो जाते हैं, कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन का मकसद नहीं है, वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड, उसमें भी है, उसमें रूल्स प्रोवाइड करते हैं इंस्पेक्शन करने का। तो जो भी अगर वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड है, तो वो जो एप्लीकेंट है, ये में भी वो कुछ फी पे करके वो आके देख सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, उसमें कोई जनरली सर्टिफाइड कॉपी देते हैं पूरा जो इंफॉर्मेशन है। हाँ, इनको अभी पूछोगे कि इनको प्रोटेक्शन भी दी गई, किसको प्रोटेक्शन, जो लोग जैसे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, बिल्कुल उसमें उनको भी दी है और इसको भी दी है, किसको, जो सीआईसी काम कर रहा है, एसआईसी काम कर रहा है, जी जी, इनको भी प्रोटेक्शन है। जी आगे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, ये दोनों कमीशन है जिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये अमेंडमेंट आई थी 2019। इनकी सर्विस कंडीशंस ये रेगुलेट कौन करेगा, चाहे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, चाहे वो सेंट्रल एनवायरनमेंट कमिश्नर, टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द कमीशन, बिल्कुल, ताकि सरकार के दबाव में, किसी के दबाव में ये काम ना करें, बिल्कुल, वो लोगों की बेहतरी के लिए काम करे एक्ट के मुताबिक जो है, बिल्कुल। ये इनको ये इसलिए ही इनकी सर्विस एंड टर्म्स एंड सर्विस कंडीशन इंटैक्ट रखी गई। जी जी, मतलब ऑन रिकॉर्ड है कि ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट को फेवर नहीं करेगा तो उनके अगेंस्ट जो चेंजेस हो सकती हैं, वैसा कुछ नहीं होगा।
और ये एक प्रक्रिया है, पावर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, जैसे हमने बात कर दी जी इनके पावर्स के हैं, वो मैंने पहले बता दिया। 25,000 वो पेनल्टी डाल सकते हैं और 250 जो अपील का राइट मैंने बता दिया। अपील है सेक्शन 19 के नीचे अपील होती है। ठीक है, जो अपील है ये दोनों अपील के लिए सेकंड अपील है, अपील के लिए भी कोई टाइम लिमिट है? हाँ बिल्कुल। फर्स्ट अपील है 30 डेज, जी जी, अच्छा, सेकंड अपील है 90 डेज। जो फर्स्ट अपील की ऑर्डर होगा, जी हो सकता है जैसे आपने कहा फर्स्ट जो पीआईओ ने नहीं दिया जी, इंफॉर्मेशन, जहाँ कोई भी विदहेल्ड की या कैसे है, जहाँ रिजेक्शन गलत की, या स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, तो उसको राइट ऑफ अपील है। फर्स्ट अपील सुपीरियर ऑफिसर होगा, फिर सुपीरियर ऑफिसर भी अगर वो फर्स्ट अपील अपीलेट अथॉरिटी भी सेटिस्फाइड नहीं सेटिस्फाइड है उस इंफॉर्मेशन से, देन 90 डेज में आगे वाले CIC SIC में जा सकता है। तो ये वहां पे भी हमारे पास, तो ये भी अपील का एक पेनल्टीज हैं जी, जो मैंने बता दिया आपको, पेनल्टी कैसे इम्पोज होती है। अच्छा, ये मैं कह रहा था मिसलीनियस में, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, जैसे एक CIC वर्कर है, SIC वर्कर है, क्या PIO भी इसमें आएगा? क्या PIO तो वो काम ही नहीं करता इसमें, वो तो देता है हाँ सेक्शन 11 वाली जो बात है, जी जी, अगर वो देता है। अच्छा, तो इसमें वो वाली बात है कि किस पे है, जी जी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि जो आपने क्वेश्चन किया, मैं इसको लैंग्वेज भी आपको पढ़, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन है और एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन, इंटेंडेड भी है, इंटेंशन आगे करना है, प्रिपरेशन है, और अंडर दिस एक्ट आर एनी रूल्स में अंडर। तो जो आपने बात की कि ठीक है, PIO को भी लगेगा, जिसको भी लगेगा, अगर उसकी इंटेंशन अच्छी है, वो गुड फेथ में काम कर रहा है, वो भी गुड फेथ की कोशिश कर रहा है, तो उसको पेनलाइज किया जाएगा। बिल्कुल, जो भी है, अगर कोई गुड फेथ में जो भी इस एक्ट के नीचे कोई कंप्लाइंस कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ भी है, तो वो प्रोटेक्टेड है, उसके खिलाफ कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग क्रिमिनल सिविल नहीं हो सकती जी। और कोर्ट एक इसमें इसलिए बार की है, जुरिस्डिक्शन ही बार कर दी है। अच्छा, मतलब सिविल कोर्ट में फॉर एग्जांपल आप क्या करते थे, अगर आपने PIO के पास एक एप्लीकेशन लगा जी, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी जिसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, he may approach the court, civil court, and get an injunction order against the PIO। बाहर कर दी है सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। तो ये आगे मैं पढ़ूंगा, बाहर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यो नो कोर्ट शैल टेक शैल इंटरटेन एनी सूट एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट। फॉर एग्जांपल, कोई ऑर्डर पास किया, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी या कुछ भी किया, जो भी इस एक्ट के नीचे पब्लिक अथॉरिटी कर सकती है या कोई प्राइवेट बंदा कर सकता है, जो भी इसके नीचे है, तो उसको उस ऑर्डर को सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता जी जी। तो उसकी एक ही है हल है, वो क्या है, आगे लिखा है नहीं बोल जाएगा किसमें है ना, वो बार है लेकिन अपील का हक है। तो वो क्या है, नो सच ऑर्डर शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अपील अंडर दिस एक्ट, जो हमने बताया फर्स्ट अपील सेकंड अपील, ये है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टन ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, ये बड़ा ये एक्ट जो एप्लीकेबल नहीं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इसमें क्या है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस शैल अप्लाई टू इंटेलिजेंस, मैंने पहले ही बताया, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी है, रहा है हमारा, IB है, और भी होम मिनिस्ट्री में काफी इंफॉर्मेशन जो जैसे आपने सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी में रखा है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड सेकंड शेड्यूल जो हमारे इसके साथ ही अपेंडेड है जी, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो आप देख सकते हो, उसमें आपको पता है कि कौन कौन सी अथॉरिटी पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। तो बीइंग organization established by the central government or any information furnished by such organization to that government, कोई information उन्होंने दी है, provided that, जैसे मैंने कहा, that the information pertaining to allegation of corruption and human right violation, okay, तो उसमें क्या है, shall not be excluded under this act, उसको exception में नहीं आएगा, उसको एक्ट अप्लाई होगा। तो आपके कहने का मकसद है कि अंडर द गार्ब ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्कुल, यू कांट से करप्ट प्रैक्टिस हो गई। तो वो नहीं है कि भाई आप भाई ये
अगर कोई यू इंटेलिजेंस कांट हाइड एनी करप्ट और ह्यूमन राइट वायलेशन। हमारा काम ही यही जी, है, जी, हाँ, आरटीआई इंफॉर्मेशन हाँ, एक्ट उसको सामने उसको लाना। लाना, जो आपने कहा था ट्रांसपेरेंसी होनी जी, चाहिए, जी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जी, और करप्शन को ही हमने कम करना है। जी, तो अगर इस गार्ड में अगर कोई इंफॉर्मेशन भी हेल्ड करता है तो इस गार्ड में करेगा कि अंदर करप्ट प्रैक्टिस है, तो ये वो वाली बात नहीं है, ह्यूमन राइट वायलेशन है। जी, जी, उसमें भी कहेगा नहीं जी वो सिक्योरिटी अथॉरिटीज है, कोई भी जिनका ये सेकंड शेड्यूल में है, तो वो एक प्रोवाइजो दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये प्रोवाइजो एक है 45 डेज वाला, तो ये सारा है। तो देखिए गुप्ता साहब, आपने बड़ी बखूबी जो है ये एक्ट के जो प्रोविजन से, मैं तो कहूँगा उसको डाइसेक्ट किया आपने, बिल्कुल खोल के हमारे सामने रखा है, ताकि जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको इसका जो मकसद है इस एक्ट का, इस एक्ट की जो इंटेंडेड लेजिस्लेशन है हमारे पास, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और आपने शुरू में ही बात कही कि ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना है, करप्ट प्रैक्टिसेस को हमने जो है उनको कर्ब करना है। और साथ साथ जो आपने बात कही कि सबसे बड़ा मसला जो है, जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, वो ये है कि लो पब्लिक अवेयरनेस है इस एक्ट के रिलेटेड, मौजूद लोगों के वो ये है सेक्शन इसमें। जी, जी, ये सेक्शन है 20 जो आप बात कर पहले जो आपने बात की ना कि जो सीआईसी वर्क करी है, एसआईसी वर्क करी है, जब दूसरी कोई भी एक्ट के नीचे है, वो सारी एक रिपोर्ट देंगे जी, स्टेट लेजिस्लेचर को जी, और पार्लियामेंट में, ठीक है, वो पब्लिक डोमेन में जाएगी, डिस्कस होगी ठीक कि है, इन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं। जी, जी, सीआईसी अपनी रिपोर्ट देगा, एसआई ये भी एक प्रोविजन, ये 25 सेक्शन है, जो 25 ये 20 जो आपने कहा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स, ओके, प्रिपेयर प्रोग्राम करने हैं, डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम जी, जी, टू एडवांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पब्लिक जी, जी, इन पर्टिकुलर ऑफ डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी हैं, जो लोग दूर दराज के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जिनको जिनके लिए प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, हाँ जी, सेंसस गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जी, जी, उनको उनकी जो उठाने के लिए, गरीबी से ऊपर उठाने के लिए, जो आपके उनको उन तक पहुंचाने के लिए, हाउ टू एक्सरसाइज दीज राइट कंटेम्प्ट, कि वो अपना राइट इस एक्ट के नीचे कैसे एक्सरसाइज कर सकते करेंगे, उनको एजुकेट करना है। तो प्रमोट टाइमली एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक अथॉरिटी, इनकरेज करना है पब्लिक अथॉरिटीज हैं। ये सेक्शन जो पार्टिसिपेट इन द, है 26 है, ये आप ये ये 26 है। तो इसकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि सेक्शन 26 का जो मैंडेट है इसको पूरा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, और खासकर जो चांसलर साहब और वाइस चांसलर साहब का सपना है, और जो हमारी कन्वीनर हैं ध्वनि जम्मू यूनिवर्सिटी 91.2 FM की डॉक्टर मोनिका जी, उनके जो सपना है कि कैसे हम जो है कानूनी जो सहायता है या कानूनी जो लिटरेसी है लोगों तक कैसे पहुंचाए, और हमें हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े इस सेक्शन 26 के मैंडेट को फुलफिल करने के लिए। लेकिन साथ साथ में शो खत्म करने से पहले आपसे एक मैसेज जो है वो चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वाले लोगों को एक मैसेज दें, कैसे इस एक्ट को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, और हमें क्या क्या चीज़ें जो है हमें अमल में लानी है, ताकि सूचना का अधिकार जो है वाकई में जो सपना 2005 में देखा गया, या उसके बाद जो अमेंडमेंट्स इसके अंदर जैसे 2019 में, या आज की डेट में भी राइट टू प्राइवेसी के साथ आपने कहा, तो उसके साथ भी कई जगहों पर हमें जो है ये एक्ट को पीछे रखना है, कहीं बार आगे रखना है। तो उस संदर्भ में अगर आप 1 मिनट का जो मैसेज जो हम हमारे हमें श्रोताओं को देंगे तो। मैसेज वही है, जी, रिपीट करूंगा, जी, जी, है ना, क्योंकि जो आपने अभी सेक्शन 26 की बात की, और जो हमने स्टार्ट में भी बीच बीच में बात की कि सबसे कानून बन जाता है, जी, जी, कानून की इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट पे होना चाहिए। जो लास्ट बंदा खड़ा है जी, जी, उसको भी पता होना चाहिए मेरा अधिकार क्या है, ताकि राइट टू इंफॉर्मेशन, पहले उसको बोलने का राइट टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं, अंदर की बात करे, अंदर की बात उसको पता ही नहीं, वो बाहर कैसे करेगा। इसलिए ये जो अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो सेक्शन 19 की हमने शुरुआत की, जी, और इंडिया जो एक डेमोक्रेसी है और एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे, और इसका सारा जो मेन जो पॉलिटिकल पॉलिटी है, ये तो गांव में रहते, हाँ ये जी, तो हमारे लोग इनको जो आप काम कर रहे हो, जो एलडी साहब ने किया, जो आप जो ये है, यही प्रचार है। जी, एक राइट टू इंफॉर्मेशन का प्रचार नहीं है, बहुत से एक्ट हैं, जैसे पब्लिक गारंटी एक्ट है,
आप राइट, अभी आपने अमेंडमेंट हो चुकी है, लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट दी, ई फाइलिंग किसकी है, एफआईआर की। जी जी जो लॉ कमीशन के अभी ये आपका आ गया पॉक्सो के नीचे, तो जी। लॉ कमीशन ने कहा इसकी एज नहीं कम करनी है। हाँ जी हाँ जी इस डिस्कशन को आप करोगे, जी जी और जो यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ी बात उठाई अपने कंधों पे, जी जी क्योंकि और तो हाईएस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कोई भी यूनिवर्सिटी होती है एक स्टेट में, तो उसका फर्ज है, उसका काम है। और आप लोग जो प्रोफेसर लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, तो आपका काम है कि विद्यार्थियों में, ये एडवोकेट जो अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, जजेस को भी बड़ा काम, तो आपको भी काम है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप लोगों को काम नहीं है, लेकिन आप सोशल थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करते हैं, और हम लोग जहाँ पे हैं तो हम बात करते रहते हैं, कोई भी किसी भी मुद्दे पे हो तो ठीक है। आपने देखिए कोलैबोरेशन से ही काम चलेंगे, और बिल्कुल मैं ताबेदार हूँ, उसमें जब भी टीचर हैं हो। आप, रिटायर्ड जज भी हैं, और आप मार्गदर्शक रहे हैं बड़े से लोगों के, अब मैं तो यही काम कर रहा हूँ आज आजकल। भी आप कानूनी चर्चा चर्चा में पे मेरा करते चैनल है, हैं। जी जी कानूनी चर्चा मैंने शुरू किया है, हाँ जी हाँ जी और वो एडवोकेट आते हैं मेरे पास, वो जी एक अलीशा कोहली है एडवोकेट लेडी है, जी बहुत अच्छी तरह से। हम तो आपको कहोगे हम हमारी सर्विसेज जितनी भी लेनी है, जी जी। लॉ की इंफॉर्मेशन लोगों में पहुंचाने में, तो वी आर एट डिस्पोजल ऑफ द। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंत्योदय का सपना, और सबसे बड़ी बात जो सर ने कही कि एक सामान्य आदमी को जब उसके अधिकार और जो सेवाएं हैं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेवाएं हैं जो मिलेगी, तभी जाके जो भारत है वो विश्व गुरु बनेगा, तभी जाके वासुदेव कुटुंबकम का सपना जो है वो भी फुलफिल होगा, और तभी जाके जो भी कानून है जो आपके लिए हमारे लिए, और सर ने जो बात कही कि भारत आज भी गांव में बसता है, गांव के आखिरी आदमी तक उस कानून का जो जो चीजें हैं, कानून के अंदर सहूलियत है, कानून के जो फायदे हैं, कानून के जो बेसिक अधिकार हैं उसको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर ध्वनि जेयू के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।